प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के प्रतिदिन आपके बीच में उपस्थित होते हैं। उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। आज की हमारी जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और भारतीय स्टेट बैंक ने जमा राशि को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना को शुरू किया है। और उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है अमृत वृष्टि। क्या नाम है उस योजना का? उस योजना का नाम है दोस्तों अमृत वृष्टि नाम है। और इस अमृत वृष्टि नामक जो ये योजना है, इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 444 दिनों के लिए जमा राशि पर 7.25% ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर भी दी जा रही है। और इसी प्रकार की योजना है। इससे पहले अगर अपन लोग देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी जमा राशि को बढ़ाने के लिए शुरू की है। तो इस प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष जमा योजना शुरू की है और उसका नाम क्या है? अमृत वृष्टि। और इस योजना में 444 दिनों के लिए जमा राशि पर 7.25% ब्याज दिया जा रहा है। कितना ब्याज दिया जा रहा है दोस्तों? 7.25% ब्याज दिया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो आज की वो है मनोज सोनिक से रिलेटेड है। और मनोज सोनिक को महारेरा का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पूर्व सीएस हैं। तो राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव मनोज सोनिक को महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण है ना, महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण महारेरा का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। तथा राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जिनका नाम क्या था? मनोज सोनिक। और मनोज सोनिक को महारेरा अर्थात महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर फ्रांस से रिलेटेड है दोस्तों। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। और इमैनुअल मैक्रो ने जो है वो पिछले दिनों अपन लोग जब देखते हैं तो उनके जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? गैब्रियल अट्टल, इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है ना। तो ये प्रधानमंत्री है गैब्रियल अट्टल और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे को जो है वो स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अट्टल से अगली सरकार की नियुक्ति तक कार्यवाहक सरकार चलाने के लिए कहा है। फिर दोस्तों हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और अगली खबर है वेल्स से संबंधित है। और ये वेल्स एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का हिस्सा है। ठीक है, तो वेल्स के प्रथम मंत्री के रूप में वॉन गेथिंग ने इस्तीफा दिया है। तो वेल्स के प्रथम मंत्री जिनका नाम क्या है? वॉन गेथिंग, उन्होंने पदभार ग्रहण करने के मात्र 4 महीने बाद ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उनके वेल्स सरकार के 3 मंत्री और उनके शीर्ष कानूनी सलाहकार द्वारा नाटकीय ढंग से इस्तीफा देने के बयान जारी करने के बाद उनका ये इस्तीफा आया है और जिसमें उनसे पद छोड़ने का आह्वान किया गया था। तो इस प्रकार से गोथिंग जो है वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मार्च में इतिहास रच दिया था तथा यूरोप में किसी भी राष्ट्रीय सरकार के पहले अश्वेत नेता बने थे। तो यूरोप में किसी भी राष्ट्रीय सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने थे? वॉन गेथिंग। और उन वॉन गेथिंग ने वेल्स के प्रथम मंत्री के रूप में अभी जो है वो इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब फिर हम लोग दोस्तों आज की अगली जो खबर है वो स्टार्टअप से संबंधित है। और स्टार्टअप उसके साथ साथ इनोवेशन, नवाचार और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया है। तो इंडस्ट्रीज बॉडीज अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ADIF, ठीक है दोस्तों, है ना, ADIF अर्थात की इंडस्ट्री बॉडीज यानी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। इंडस्ट्रीज बॉडीज कौन सी है? अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। और PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PSD CCI ने भारतीय स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 2 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
और ये 2 साल का जो समझौता है उससे एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे लोग जो स्वतंत्र विचार रखते हैं, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, नए नए आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्टार्टअप के लिए काम करने के लिए यह समझौता जो है वो बनाया गया है दोस्तों। तो इस समझौते में ADIF और PSDCCI ने भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों UGC से संबंधित है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है। तो शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है। और इस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? अस्मिता। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अस्मिता। तो अस्मिता अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना नामक यह परियोजना शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC और शिक्षा मंत्रालय के तहत एक उच्च स्तरीय समिति, भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास होगा दोस्तों। तो इसका नाम क्या है? अस्मिता, अर्थात अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना। ठीक है, कितनी पुस्तकें? 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई। अब फिर दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की, और ये जो अगली महत्वपूर्ण खबर है वो किससे संबंधित है? ये खबर है APP से संबंधित। APP क्या है? एशियाई पैरा ओलंपिक समिति है। ठीक है, APP क्या है? एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी। और इस एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी के कार्यकारी बोर्ड में महिलाओं की संख्या पहली बार 5 हो गई, और भारत की पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि किया गया है। तो ये दीपा मलिक है। ठीक है, और दीपा मलिक जो है वो भारतीय पैरा ओलंपिक पदक विजेता है, और इनको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसमें एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी के अंदर, एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी के अंदर जो है वो दीपा मलिक को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और इस प्रकार से इस कार्यकारी बोर्ड में अब पहली बार महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो नया उपाध्यक्ष किसको नामित किया गया है? तो काजुहिरो यागी को 34वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक में APC का नया उपाध्यक्ष नामित किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार हाल ही में APC कार्यकारी बोर्ड में किन भारतीय खेल हस्तियों को शामिल किया गया है? तो एक है दीपा मलिक और एक है काजुहिरो यागी। तो काजुहिरो यागी को जो है वो इस बोर्ड की बैठक में APC का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि दीपा मलिक जो है उनको इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों यहाँ पर रवांडा से संबंधित है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे, और पॉल कागामे ने एक और शानदार चुनावी जीत हासिल की, और इस अफ्रीकी देश के चुनाव में जब अंतिम गणना हुई तो इस गणना में उनको कितने वोट मिले दोस्तों? 99% से अधिक वोट मिले हैं, और इस प्रकार उनका 25 साल का कार्यकाल और भी आगे बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है वो रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे, क्या नाम है इनका? पॉल कागामे, ये पूर्वी अफ्रीकी देश रवांडा के राष्ट्रपति हैं, तथा इन्होंने वहाँ पर हुए चुनाव में 99% वोट के साथ चौथी बार अपनी जीत दर्ज की। अगली महत्वपूर्ण खबर नीति आयोग से संबंधित है। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार ने नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तनकारी संस्था। तो ये जो नीति आयोग है उसमें जब अपन लोग देखें तो भारत सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। आप लोगों को पता है नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी इसके प्रधान अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके उपाध्यक्ष पद पर कौन बने रहेंगे? सुमन के बेरी। उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? सुमन के बेरी जो हैं वो इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जबकि VK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पॉल और अरविंद विरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे, ये घोषणा सरकार ने की है। तो ये जो है वो नीति आयोग की संरचना है जिसमें 1+4 यानी कि 5 का एक फार्मूला चलता है। एक तो इसमें उपाध्यक्ष हो गया, और एक कौन हो जाएगा? अध्यक्ष जाएगा, पूर्णकालिक रहेगा, प्रधान अध्यक्ष रहेगा प्रधानमंत्री, और उसके बाद एक उपाध्यक्ष रहेंगे, और उसके बाद 4 सदस्य जिसमें VK सारस्वत, रमेश चंद्र, VK पॉल और अरविंद विरमानी को उसका जो है सदस्य नियुक्त किया गया है।
अब हम लोग बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की। और भारत की जीडीपी का वृद्धि का अनुमान लगातार जारी है। और आईएमएफ ने जो है, विश्व की बहुत बड़ी संस्था आईएमएफ ने जो है वो भारत की जीडीपी को बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? 7% कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 7% कर दिया है, जो पहले निजी खपत में सुधार विशेष रूप से ग्रामीण भारत में के आधार पर लगाया गया था। उसके साथ ही आईएमएफ ने जो है भारत की वृद्धि के अपने अनुमान 6.5% को अपरिवर्तित रखा है। 2025-26 के लिए भी ये अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.5% रहेगी दोस्तों। उसी प्रकार से एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसे 7% पर अपरिवर्तित रखा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो है ये अनुमान लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% पर अपरिवर्तित रहेगी और ये विश्व की सबसे तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब दोस्तों मैप ऑफ द डे में हम लोग बात करते हैं, आज मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। और ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आसाम के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? आसाम में हिमालय की तलहटी में स्थित यह जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये भूटान में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आप देख लीजिए दोस्तों, मानस से संबंधित जब अपन लोग देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान को, तो एक तो ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, यूनेस्को ने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया है। तीसरा, एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है ये। उसके बाद में हाथी रिजर्व भी है यहाँ पर, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसमें जो अपन लोग देखते हैं तो यहाँ मानस नदी, ब्रह्मपुत्र, मानस जो है नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और उसी के नाम पर मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। राजस्थान जीके की हम लोग बात करते हैं। सोना कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है। हीरा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण खबर है, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ हीरे के लिए। राजस्थान में जेम्सस्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जेम्सस्टोन जयपुर में स्थित है। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो गोट, मांगलोद, नागौर में दोस्तों सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। उसके बाद बीकानेर में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन लोग देखें चांदी की खदान कहाँ पर? जावर माइंस उदयपुर और रामपुर आगूजा भीलवाड़ा, जहाँ जिस सीसा जस्ता मिलता है वहीं पे चांदी प्राप्त होती है। मैंगनीज किन जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा है, उदयपुर है, यहाँ मैंगनीज पाया जाता है। वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? अजमेर में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा और उदयपुर में। अभ्रक की ईंटें भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। वोलस्टनाइट कहाँ पाया जाता है? सिरोही में वोलस्टनाइट पाया जाता है, डूंगरपुर में पाया जाता है। यूरेनियम उमरा उदयपुर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? उमरा उदयपुर से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो मैग्नेसाइट की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला दोस्तों कौन सा है? अजमेर है। अब हम लोग बात करते हैं पर्सन ऑफ द डे में, तो वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, ये आज के हम लोग हमारे पर्सन ऑफ द डे हैं। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अट्टोपिदारम में एक प्रसिद्ध वकील के वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय द्वारा किए गए स्वदेशी आंदोलन के द्वारा उनका जो है पदार्पण हुआ। और उसके बाद में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भी वो जो है वो तमिलनाडु के मजदूर वर्ग की आवाज़ को उन्होंने उठाया था। और इस प्रकार से इन्होंने जो है वो, जब अपन लोग देखते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज की। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के एजुकेशन के लिए राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? पार्क अवार्ड 2023-24 राजस्थान को दिया जाएगा। राज्य स्तरीय अंडर 17 चेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? आशी उपाध्याय जयपुर ने अंडर 17 चेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान में हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? झालावाड़ में 4 करोड़ की लागत से हाड़ौती का पहला फ्लाइंग स्कूल खोला जा रहा है। कोटा पुलिस द्वारा कोचिंग स्टूडेंट की मदद और सुरक्षा के लिए एक ऐप तैयार किया गया है, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट। इसका क्या नाम है? सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट। प्रदेश में ऐसे परिवार जो राशन की दुकान से राशन लाने में असमर्थ हैं उनके लिए डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की है, ताकि घर घर जाकर के उनको राशन प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने पर्सन ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे, राजस्थान जी के साथ में विश्व, भारत और राजस्थान के करंट अफेयर से आपको रूबरू कराया है। उम्मीद है आपको हमारी ये कक्षाएं पसंद आ रही होंगी। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइव, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।